जंगल जंगल भटक रहा है मृग अपनी कस्तूरी को, कितना मुश्किल है तय कर पाना खुद से खुद की दूरी को। बच्चों, आपका कंपटीशन सिर्फ आपके साथ है, इस बात को ध्यान रखना। अभी आप 10th क्लास का एग्जामिनेशन दे रहे हो, एग्जामिनेशन का रिजल्ट आएगा, क्लास 11th में जाएंगे। क्या आप चाहते हैं कि आप एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट की तरह रहें? क्या आप उन स्टूडेंट्स की तरह 12th में पहुंचकर वही वीडियो देखना चाहते हो कि पूरा 11th बर्बाद? अब क्या करें बच्चों, चाहते हो अगर आप ऐसा सब कुछ ना हो तो अपने इस क्लास 11 को आपको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना होगा। कुछ 5 पॉइंट्स में मैंने पूरी बात को जो अपनी कहना चाहता हूं समराइज आपके सामने किया है, क्योंकि क्लास 10th के बाद जब बच्चा 11th में आता है, मैं इधर उधर की बात नहीं कर रहा, खुद अपनी भी अगर मैं बात करूं, क्लास 10th के बाद 11th में आने पर मैं बहुत डाइल्यूटेड पाता हूं अपने आप को, अगर मैं पीछे मुड़कर देखता हूं, क्योंकि 11th की क्लास मैंने कुछ खास नहीं पढ़ी बच्चों, और इसका खामियाजा मुझे क्लास 12th में उठाना पड़ा। ऐसे ही लगभग हर स्टूडेंट के साथ होता है, क्योंकि क्लास 11th को हम हल्के में लेते हैं, उसके पीछे कई टेक्निकल रीजंस है, कई हमारा प्रोक्रेस्टिनेशन है, कई हमारी लेजीनेस भी है, और कई टेक्निकल रीजंस भी हैं। अगर हमें कोई एक प्रॉपर गाइडेंस सही समय पर मिले, उस रोड मैप को हम फॉलो करते हुए चलें, तो चीजें अच्छी हो सकती हैं। क्या वो टेक्निकल रीजंस हो सकते हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। जैसे सिंपल अगर हम बात करते हैं कि जब आप 10th से 11th में स्विच कर रहे होते हो, तो आपके टीचर्स भी बदल रहे होते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में आप देखोगे जिन्होंने आपको 9th पढ़ाया वो आपको अब 11th 12th नहीं पढ़ाएंगे। तो एक टीचर के साथ स्विच होता है, वहीं पर वो एक पैटर्न, पढ़ाई करने का एक तरीका जो है वो पूरा बदलता है, ड्रास्टिक चेंज आता है। कहां आपने साइंस में पहले फिजिक्स के 4 चैप्टर, केमिस्ट्री के 4 चैप्टर, बायोलॉजी के 3-4 चैप्टर ऐसे पढ़े थे, लेकिन अब आपको इंडिविजुअल चैप्टर्स पर, इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स पर एक 2-2 बुक भी देखने को मिलेंगी। फिजिक्स की 2 बुक पढ़नी पड़ेंगी बेटे, केमिस्ट्री की 2 पढ़नी पड़ेंगी, ऐसे करके आपको डिफरेंट बुक्स पढ़नी पड़ती है। मैथमेटिक्स की बुक का साइज बढ़ जाता है, पढ़ने का अप्रोच बदल जाता है, चीजें एकदम से अपशिफ्ट होती हैं। तो ऐसे टाइम पे बहुत जरूरी है कि हमें पहले से एक मेंटोर की तरह कोई तो मिले, हमारे एक बड़े भाई की तरह, एक बड़े बहन की तरह कोई तो हमें मिल करके बता दे। जैसा कि मुझे मेरे बड़े भाई बहनों ने जो कुछ बताया था, वो चीज को मैं थोड़ा थोड़ा फॉलो कर पाया था, जिसके कारण मैं थोड़ा ऑन द ट्रैक रहा, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ मिस्टेक्स मैं कर गया। तो मैं समझता हूं वो एक्सपीरियंसेस भी आपके साथ शेयर करने चाहिए। सबसे पहले मैं आता हूं आपके साथ पॉइंट नंबर 1 के साथ, प्रोक्रेस्टिनेटिंग प्रिपरेशन। मुझे अभी भी याद है बच्चों, जब मैं क्लास 10th मैंने क्रॉस की थी, मेरे प्रिंसिपल ने, मेरे प्रधानाचार्य जी ने मुझे आकर पहले ये बात कही थी कि बेटे प्रोक्रेस्टिनेट अभी मत करना, क्योंकि तू 11th जब पढ़ रहा है तो 11th के लिए नहीं पढ़ रहा, 12th के लिए पढ़ रहा है। ये बात मैं आज आपको भी कहना चाहता हूं। जब हम प्रोक्रेस्टिनेशन की बात कर रहे हैं, क्या होता है कि 10th के हमने एग्जाम दिए, एक बहुत मतलब हमें लगता है कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया, बोर्ड का पेपर दिया, इतना पढ़ा, इतना लिखा हमने, तो हमें एक प्रॉपर रेस्ट चाहिए। अब वो रेस्ट को हम डिफाइन नहीं कर पाते। रेस्ट चाहिए आपको, कितना चाहिए? 10 दिन का, 5 दिन का, 20 दिन का, कितना डिफाइन? हम उस रेस्ट में करते करते ही अपना 11th ऑलमोस्ट खत्म कर देते हैं, फिर एकदम से नींद खुलती है कि भाई हाफ ईयरली एग्जाम आ गए 11th के, आप क्या करोगे? तो इसीलिए इस चीज को रेस्ट करना है आपको। आपने डेफिनेटली बहुत अच्छा काम किया, आपने साल भर प्रिपरेशन करी, 10th को अच्छे से क्लियर करा, लेकिन उस रेस्ट को डेफिनेट करो। उसे करो कि एक हफ्ते में पूरा बिल्कुल आउट ऑफ स्टडी रहूंगा, मैं बिल्कुल पढ़ाई को नहीं छूंगा, लेकिन अगले एक हफ्ते बाद, 7 दिन के बाद मैंने पढ़ाई में लग जाना है, क्योंकि ये 11th नहीं बल्कि 12th की प्रिपरेशन है। इसलिए प्रोक्रेस्टिनेशन में बच्चों, प्रिपरेशन जो होगी उसको प्रोक्रेस्टिनेट मत करो, क्योंकि ये आपका सिलेबस जो कि वाइड सिलेबस है, वास्ट सिलेबस है, उसको कवर करने के लिए जरूरी है कि आप एक एक दिन की इंपॉर्टेंस को समझो। और टॉपर स्टूडेंट जो भी होगा, जो भी अच्छा डिसेंट स्कोर करेगा बच्चा, जो अच्छे, अगर आपका सपना होगा कि कुछ एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करके फ्यूचर में कहीं जाना, आईआईटी क्रैक करना, नीट में जाना, सीईटी एग्जामिनेशन देना, एनडीए की डिफेंस एग्जामिनेशन में जाना, इसके अलावा जो भी आपको आगे फ्यूचर में करना होगा आपके सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, मैंने ये चीजें इसलिए बोली क्योंकि मेरा साइंस स्ट्रीम था, इसलिए मैंने उन्हीं डोमेन्स को बोला जो मैं जानता हूं। अदरवाइज आप आर्ट्स स्ट्रीम में हो, आप कॉमर्स में हो, जो भी हो, हर किसी में अगर मैं बोलूं कि जड़ क्या है, बेसिक क्या होता है, तो 11th और 12th उसका बेसिक होता है बच्चों, 9th 10th भी नहीं होता। सेकंड पॉइंट पे हम आते हैं कि स्किपिंग इनिशियल क्लासेस, ये गलती बच्चा बहुत बार करता है। मैं पर्सनली बात करूं, मैंने करी। मैंने 10th का रिजल्ट आया, मैं इधर अपने गांव जा रखा था, खुशी मना रहा था कि भाई बोर्ड में टॉप कर दिया, स्कूल टॉप कर दिया, डिस्ट्रिक्ट टॉप कर दिया। इस खुशी में जब मैं रह गया तो मैंने क्या किया, अपनी क्लासेस को स्किप करता गया। इनिशियल क्लासेस में मैं गया ही नहीं, ये मेरा ब्लंडर है बच्चों। नए टीचर से मिलना होता है, नए टीचर की साइकी कैसे वर्क कर रही होती है, पैटर्न क्या होता है पढ़ने का, वो बेसिक्स आपको पढ़ा रहे होते हैं कि क्लास 10th में जो आपने पढ़ा उसके कुछ बेसिक्स को एक बार इधर देख लो, क्लास 11th में काम आएंगे। आपकी फंडामेंटल क्लासेस चल रही होती हैं, पढ़ने का अप्रोच बताया जाता है, पढ़ने का तरीका बताया जाता है, डेरिवेशंस किसे कहते हैं, क्या होते हैं, वो सब बताया जाता है। लेकिन ये सब स्किप हो जाएगा अगर आप पहली क्लास में नहीं, स्टार्टिंग क्लास में नहीं गए। हमें लगता है कि यार अभी तो चैप्टर ही शुरू नहीं हुआ, चलो जब चैप्टर शुरू होगा तब क्लास में जाएंगे। बच्चों, चैप्टर शुरू होने से पहले जो काम टीचर कर रहे हैं वो फाउंडेशन बनाने का, वो इंपॉर्टेंट है। जैसे बिल्डिंग में फाउंडेशन दिखाई नहीं देती, पूरा एकदम से टावर दिखाई देता है, ठीक उसी तरीके से आपको चैप्टर तो दिखाई देगा कि चैप्टर तो 1 महीने बाद शुरू किया टीचर ने, लेकिन उससे पहले जो टीचर ने फाउंडेशन बनाया था, अगर आपने वो स्किप किया, वो पूरे साल भर आपको सताएगा।
अगली बात है बच्चों, रिलाइंग ऑन रफ कॉपीज। ये एक छोटी सी बात है लेकिन स्मॉल थिंग्स मेक बिग डिफरेंस बच्चों। इसको अगर हम छोटी समझ के छोड़ दें तो बहुत गलत होगा। शुरुआत से ही हमें इस चीज की प्रैक्टिस करनी है कि जो भी हम टीचर हमें पढ़ा रहे हैं, डे 1 से हमें प्रिपरेशन करनी है। रफ कॉपी पे रिलाई नहीं करना। हम क्या करते हैं, एक ही कॉपी बना रखी है, उसमें फिजिक्स भी चल रही, केमिस्ट्री भी चल रही, मैथ्स भी चल रही, बायो भी चल रही, हिंदी भी चल रही, शायरिया भी चल रही, पता नहीं क्या क्या उटपटांग सब बातें चल रही। ऐसा अगर बच्चों आप करोगे तो दिक्कत आपको हो जाने वाली है। आपको बहुत डेडिकेटेड तरीके से पहले दिन से ही सब्जेक्ट वाइज आपकी कॉपीज को बनाना चाहिए। उनको रफ तरीके से मत करो। कॉपी को इतने अच्छे तरीके से जो टीचर ने बताया उसको इतने अच्छे तरीके से विजुअलाइज करते हुए करो। जो अपनी तरीके से उसमें एडिशन करना चाहते हो वो लिखो। पेंसिल से लिखने के लिए कुछ स्कोप बचाओ। कहीं पे आपको लगता है फ्यूचर में चल के टीचर ने बोला कि वो उससे ऐसे लिंक करता था, तो उस कॉपी में करेक्शन करो, अपडेट करते रहो अपनी कॉपी को। क्योंकि लास्ट में आप देखोगे, अगर आप मेरी बात मान पा रहे हो एज अ सीनियर, एज अ बड़ा भैया, जो भी आप मुझे समझ लो, अगर आप मेरी बात सुनना चाहते हो तो 11th में जब आप चालू करोगे ना यूनिट एंड डायमेंशन से, जब आप खत्म कर रहे होगे ऑसिलेशंस एंड वेव पे, फिजिक्स को फॉर एग्जांपल, जब आप मैथमेटिक्स को रिलेशन सेट से चालू कर रहे होगे और प्रोबेबिलिटी पे खत्म कर रहे होगे ना बच्चों, तो इस ड्यूरेशन में ना इतना कुछ हो चुका होगा, इतना रायता फैल चुका होगा ना, समेटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसमें आपकी हेल्प सिर्फ आपके खुद के बनाए हुए सेल्फ नोट्स ही कर सकते हैं। पीडीएफ मिल जाएंगी, ये मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन उनसे आपकी कोई हेल्प नहीं होगी। अल्टीमेटली जो आपने पढ़ा, जो आपने समझा, वही आपकी हेल्प करेगा। इसलिए कॉपी को अच्छे तरीके से मेंटेन करना। अगला पॉइंट है जगलिंग मल्टीपल टीचर्स। ये भी एक गलती होती है। पहले क्या होता था कि स्कूल टीचर होते थे, जिसे मैं अपनी बात करूं, एक क्लास टीचर होते थे, सब्जेक्ट टीचर होते थे, जो पढ़ा रहे हैं वही पढ़ना भाई तुझे। अब तेरे पास ऑप्शन ही नहीं है, चाहे वो अच्छा ही पढ़ा रहे हो, गलत ही पढ़ा रहे हो, उसी तिलों में से तुझे तेल निकालना है। अब जितना तेरे पास अवेलेबल है, वही बुक है तेरे पास, वही टीचर है, इन्हीं को इसमें क्या होता है, मल्टीपल टाइम रिवाइज करता रहता है। तो रस्सी आवत जात है सिल पर पड़त निशान वाली बात हो जाती है कि भले ही टीचर्स उतना अच्छा नहीं पढ़ा रहे हो एक बार के लिए, मतलब सब पढ़ाते हैं बच्चों, लेकिन फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं मैं वो टीचर हूं, मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, अच्छा मान लेते हैं, तो उस केस में क्या हो रहा होगा कि लेकिन तुम्हारे पास ऑप्शन ही नहीं है कोई पढ़ने का, तो तुम जो मैं कह रहा हूं उसी बातों से ले देके कुछ ना कुछ करके तुमने काम कर दिया। एक ही तरीका होता है, थोड़ा पॉजिटिव रहता है, लेकिन ये थोड़ा सा स्ट्रगलिंग वाला है, इसमें हर कोई स्ट्रगल नहीं कर पाता। अभी दूसरा क्या है, एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज। अब आपके पास ये टीचर भी है, ये टीचर भी है, सब क्लास टीचर है, सब स्टार टीचर है, सारे के सारे बेस्ट टीचर है भाई, फैन फॉलोइंग सबकी भयंकर है, 15-15 20-20 मिलियन सबके सब्सक्राइबर्स हो रखे। अब तुम इस चक्कर में व्यूज आ रहे, यार हमारे जिस टीचर से पढ़ रहे हम, भले ही तुम्हें समझ में आ रहा, स्कूल टीचर से भी समझ में आ रहा, लेकिन टीचर अरे तो फेमस ही नहीं है, इनको तो यूट्यूब में कोई जानता नहीं, तो इनसे नहीं पढ़ रहे, हम तो उनसे पढ़ेंगे वाले भैया से जो यूट्यूब में पढ़ाते हैं, जिनका भले ही तुम्हें समझ ना आ रहा वहां भैया से, लेकिन क्योंकि बहुत सारे फॉलोवर्स हैं, क्योंकि भेड़ से ही भीड़ बनी है बच्चों, भेड़ चाल से भीड़ चाल बनी है, तो जैसे सब लोग पढ़ रहे हैं तो मैं भी वहीं से पढ़ता हूं, मेरा भी हो जाएगा। इस चक्कर में रहोगे तो चक्करबाजी हो जाएगी। आप ये देखो कि आपका सब्जेक्ट में जो टॉपिक है कहां से क्लैरिटी मिल पा रही है, वो आपके सब्जेक्ट टीचर से मिल सकती है, वो अगर आप ट्यूशन कोचिंग क्लासेस जाते हैं उन टीचर से मिल सकती है, बच्चों यूट्यूब में ऑनलाइन टीचर से मिल सकती है, आपके भैया दीदी से मिल सकती है, जिनसे भी आपको क्लैरिटी ऑफ टॉपिक्स मिल पा रहा है उन पे स्टिक हो जाओ, बार बार चेंज मत करो, क्योंकि जैसे जैसे टीचर्स को आप चेंज करते हो उनकी मेथोडोलॉजी भी चेंज होती रहती है। इसलिए बहुत वाइजली ये डिसाइड करो, थोड़ा टाइम लगाओ इसमें कि मुझे किन से साल भर पढ़ना है। देख लो कि क्या उनका पढ़ाया हुआ सिलेबस ऑलरेडी मौजूद है, अगर ऑनलाइन में पढ़ रहे हो क्या ऐसा तो नहीं होगा रास्ते में मैं छूट जाऊंगा, क्या होगा, कितने रिलायबल है, इन चीजों को देख करके कर चलो, और एक टीचर पर एटलीस्ट पर सब्जेक्ट आपको स्टिक होना है। ठीक है, नेक्स्ट बात हम करते हैं इग्नोरिंग रेगुलर टेस्ट और डीपीपी। ये एक ब्लंडर होता है जो बच्चे करते हैं। धीरे धीरे जो आप पढ़ना चालू करोगे, चैप्टर्स आपके उसमें आने लगेंगे, तो हर चैप्टर में कॉम्प्लेक्सिटी ना बने, इसके लिए टीचर्स उसमें डीपीपीज आपको देते हैं, डेली प्रैक्टिस पेपर्स आपको देते हैं, या फिर आपको डेली शीट्स दी जाती है, रेगुलर टेस्ट आपके लिए जाते हैं। जहां भी आप स्कूल में होंगे, क्लास टीचर सब्जेक्ट टीचर आपके लेंगे, कोचिंग सेंटर्स में होंगे वो लेंगे, ऑनलाइन में आप पढ़ रहे हो तो कई वो कुछ ना कुछ व्यवस्था करते हैं कि टेलीग्राम में पीडीएफ वगैरह आपको क्वेश्चंस की देते हैं, उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना। मैं एडिशन एक जोड़ना चाहूंगा, एडिशनली एक बात बोलना चाहूंगा, वो ये कि न केवल डीपीपीज बल्कि जो क्लासरूम में जो क्लास नोट्स होते हैं उनको मल्टीपल टाइम अगर आप रिवाइज करोगे तो ही बेहतरीन चीजें हो पाती हैं। क्योंकि क्लास में टीचर ने जो पढ़ाया, बच्चों आप पहली बार पढ़ रहे हो, लेकिन टीचर पहली बार नहीं पढ़ रहे, उन्होंने आपसे पहले 10 12 15 सालों से टीचर पढ़ा रहे, तो उनको एग्जैक्टली पता है कि क्या चीज पढ़नी है, क्या चीज छोड़नी है, जो कि आप एज अ बिगनर कभी नहीं कर पाओगे। इसीलिए उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुनना है। अगर गलती से भी एक लेक्चर तुम्हारा मिस हो गया, समझ जाओ कि चैप्टर तुम्हारे हाथ से फिसल गया। इसको हल्के में लेने वाली बात नहीं होती। लाइव क्लासेस चल रही होती है यूट्यूब में, लाइव क्लासेस को डेडिकेटेडली फॉलो करना। अभी हम यहां पर, आप मुझे देख रहे हो चैनल में, हम लोग पढ़ा रहे हैं, अभी हमने आपको 10th की मैथ्स पढ़ाई, हम जितने लोग आपको पढ़ा रहे थे 11th 12th के ही एजुकेटर थे जो कि 10th में पढ़ाने आए थे। अब तुम 11th में आओगे, मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, फिजिक्स पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे, बहुत सीक्वेंस है। जो बच्चों ने 10th में मेरे से मैथ्स पढ़ी है वो तो ऑलरेडी मेथोडोलॉजी जान ही चुके हैं पढ़ने की क्या है, उनको ज्यादा प्रॉब्लम आएगी भी नहीं 11th में। लेकिन जो पहली बार भी देख रहे हैं बच्चों, आना पहले चैप्टर से मैं चीजों को करवाते हुए चलूंगा, स्मूथ तरीके से चलोगे तो बहुत अच्छी आपकी प्रिपरेशन हो पाएगी। और
चीजों को इसलिए मत करो कि मार्क्स आएंगे, 12th का बोर्ड है, मजा आएगा इसलिए करो। मैं हर बार अपने 11वीं के बच्चे को कहता था कि बेटे अब तेरे लिए मैजिकल वर्ल्ड का एक जो गेट है ना वो एंटर कर रहा है तू उसके अंदर, क्योंकि 11th क्लास में लगभग वही होता है। बच्चों आई होप आपको ये जो 5 पॉइंट्स है आप इन पर बार बार सोचोगे, समझोगे। इस वीडियो को सिर्फ अभी मत देखो, 2 महीने बाद दोबारा आकर देखना, 2 महीने बाद दोबारा आकर देखना, तब तुम्हें समझ में आएगा कि हाँ सर सेंसिबल है वीडियो और काम की है वीडियो। 5 पॉइंट्स को नोट करो, जितने बार हो सकते हो उस वीडियो को सुनते रहना। अगर कभी भी तुम एक डिलेमा में पड़ते हो कि आगे क्या करूं, अभी के लिए बच्चों इतना ही। तुम्हें जो भी क्वेरी हो, जिस भी तरह की हो, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जो हमारी क्लासेस चालू है 11th क्लास के लिए और 12th क्लास के लिए उसको तुम रेगुलर बेसिस पे लाइव क्लासेस के फॉर्म में देख सको। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय।